आज का जो टॉपिक है हमारा, भाई पहला नंबर हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। फिर आया था वन संरक्षण अधिनियम 1980। और आज बात करेंगे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो एक हेडिंग बनाना हमें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1986। तो जो एक्ट है वो तो है बेटा 1986 का, 1986 का एक्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का एक्ट है ये। एक तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप देखोगे पीसीएस के पेपर को तो 2000 शायद 22 वाले में 21 वाले में क्वेश्चन सेम आया है, एक ही लाइन थी बस, इतनी बात आती है बस कि बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है। पिछले साल के, हाँ पिछले साल के पेपर में है। अब नंबर तो बराबर ही है ना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसकी थोड़ी डिटेल देखेंगे। अच्छा, जैसे कि नाम से आपको लग रहा होगा कि ये इन्वायरमेंट के संरक्षण से है, मतलब पर्यावरण के संरक्षण से है। इसका मतलब पर्यावरण में जो भी चीज़ें आती हैं उन सबको संरक्षित करने की बात है, उनको ख़त्म ना किया जाए, उनको ख़त्म होने से, सिमटने से, सिकुड़ने से बचाया जाए। ठीक है, तो इसकी कुछ पहले मैं आपको बेसिक जानकारी बताता हूँ, फिर कुछ टेक्निकल जानकारी देखेंगे इसकी। देखिए, सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि किसको विधान छाता विधान कहा जाता है। छाता विधान, छाता वही जो छतरी होती है, विधान मतलब एक एक्ट, तो इसका एक उपनाम और भी है, अन्य नाम और भी है, इसको छाता विधान कहते हैं। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, तो इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे कहते हैं छाता विधान। छाता विधान मतलब अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसी को कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था? देखो, इस एक्ट में क्या क्या बातें थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, के निर्णयों को लागू करना, के निर्णयों को क्रियान्वित करना या लागू करना। एक इस प्रोटेक्शन एक्ट में ये बात थी। दूसरी बात क्या थी
इस अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार को, इस एक्ट के द्वारा केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने, संरक्षण करने, कोमा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण व उपशमन करने की शक्ति प्राप्त हुई। उपशमन करने की शक्ति प्राप्त होती है, करने की शक्ति प्राप्त है। ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो एक अनुच्छेद है 253, अनुच्छेद 253 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसी के तहत आता है। इस अधिनियम के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया, या ऐसे कहते हैं अनुमोदन समिति बनी। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है 1986 में ही। और दूसरी बात, इस कमेटी का काम क्या है? इस कमेटी का काम क्या है? तो इस कमेटी का काम है आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों उसे हम कहते हैं जीएम फसल, जेनेटिक मॉडिफाइड। तो जीएम फसल या जीएम फसलों के वाणिज्य व वितरण को मंजूरी देना, वितरण को मंजूरी देना। पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं, फिर बाकी डिस्कशन करेंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर।
देखो ये जो एक्ट है, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर के लिहाज से आप तैयारी करें। पहली बात तो ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है, एक लाइन बस, और ये पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हाँ कब आया था। अब उसमें 1972 भी होता है, 1980 भी होता है, 2002 भी होता है और 1986 भी होता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा कब का है? 1986 का। सीधी सी बात है, इसमें जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है या पर्यावरण है, उसमें सुधार करने की बात कही गई है। दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है, ये वाला ये क्वेश्चन पूछा है कि बताइए निम्न में से किसको छाता विधान कहते हैं। निम्न में से किसको छाता विधान कहा जाता है? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को, चौथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 को। किसको जो है छाता विधान की संज्ञा दी गई है? तो छाता विधान का मतलब देखिए, एक ऐसा अम्ब्रेला है, ये छाता है ना। छाते का संरक्षण करना है, छाते को पर्यावरण माना गया है। अगर छाते में छेद हो जाएंगे तो धूप भी नीचे आएगी, बारिश भी नीचे आएगी, तो मतलब जो सुरक्षा मिल सकती है, प्रोटेक्शन मिल सकता है उस व्यक्ति को जो छाते के अंदर है, वो नहीं मिल पाएगा ना। इसलिए छाते की सुरक्षा करना जरूरी है, इसलिए इसको छाता विधान कहते हैं। यहाँ छाता शब्द जो आया है पर्यावरण के लिए आया है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता इस तरीके से, पूछा जाएगा ये कि प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ये अंडरलाइन हो गया अपने पास में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधान में या उसके तत्वाधान में प्रथम मानव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था कब? 1972 में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन पे आपसे बात करेगा कि बताइए प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था। तो 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। इसमें जो रूल्स आए थे, इसमें जो कानून आए थे, उसमें जो नियम आए थे, उनको भारत में अप्लाई करना था। तो 1972 के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन की बातों को भारत में लागू करने के लिए एक कानून की जरूरत थी। बिना कानून के आप भारत में या कहीं भी कोई चीज़ लागू नहीं कर सकते। इस वजह से हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास करा, ठीक है। तो देखो प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, और इसकी बातों को अप्लाई करने के लिए, भारत में लागू करने के लिए हमने ये कानून बनाया था। तो एक तो पर्पज हमारा ये था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लाने के पीछे वजह ये थी, उद्देश्य हमारा ये था कि स्टॉकहोम में 1972 में प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था, उसकी जो बातें थी उनको भारत में लागू किया जाए, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि देखिए भारत हो या कोई भी मुल्क हो, किसी भी देश में जब तक लो कानून नहीं होगा, ठीक है, तब तक लो उस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए, संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा सकते। इसलिए देखो लिखा है कि इस एक्ट के द्वारा केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने, पर्यावरण की गुणवत्ता ठीक करेगी केंद्र सरकार, उसका संरक्षण करने, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, जो पोल्यूशन हो रहा है उसका निवारण कैसा हो, उसका नियंत्रण कैसा हो, उसका उपशमन मतलब उसका दमन कैसे किया जाए, करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार को पूरी ताकत देता है कि वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो जो कदम उठा सकती है वो उठा सकती है, उसके लिए उसको पर्याप्त पावर है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार को ऐसी पावर देता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार को ऐसी पावर देता है कि वो कोई भी कानून या कोई भी ऐसा कदम उठाए जिससे वो पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करे, प्रदूषण को रोके, ठीक है। आपने देखा होगा पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ही, है ना, जो भारत में पर्यावरण या वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ऐसे बोर्ड बनाए गए ताकि उनकी मदद से पर्यावरण पर, हाँ, पर्यावरण को जो नुकसान होगा उसे बचाया जाए। अब सवाल ये भी क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा हमारे एग्जाम के लिए कि किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था।
देश में कोई भी कानून अगर बनता है तो वो संविधान के अकॉर्डिंग होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। तो अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में जो अधिनियम आया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो आर्टिकल 253 में आता है। अब देखो ये क्या है, ये जो अधिनियम है ये पूरा हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। देखो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको ये भी तैयार करने हैं। इस अधिनियम के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति बनी। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति कब बनी थी। तो एक तो 1986 में बनी थी, एक ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन हुआ था। किस अधिनियम के तहत? वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। तो याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। और देखो इसका काम क्या है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों, मतलब जो जीएम फसलें होंगी, अभी बताएंगे इस पे कि जो जीएम फसलें होंगी, जीएम फसलों के वाणिज्य और वितरण को मंजूरी देना। कौन सी फसल का व्यापार होगा जीएम फसल का और कौन सी जीएम फसल का व्यापार नहीं होगा, इसके लिए कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई, जिसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति 1986 में। अब यहाँ से दो चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। एक तो शब्द ये आ रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसको देखें, और एक शब्द आ रहा है जीएम फसल। जीएम फसल क्या है, ठीक है, इन पर थोड़ी सी चर्चा करें और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और जीएम फसल क्या है, इन दो चीज़ों पर पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें जीएम फसल कहते हैं। तो पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है देखिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसके बारे में देखिए, दो बातें पहले हम लोग नोट करेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, एक ऐसी तकनीक जिसमें एक ऐसी तकनीक जिसमें जिसमें एक विशिष्ट जीन, एक विशिष्ट जीन, एक विशिष्ट जीन को चुना जाता है, विशिष्ट जीन को चुना जाता है और प्राप्तकर्ता जीव में और प्राप्तकर्ता जीव में प्रत्यारोपित किया जाता है। प्रत्यारोपित किया जाता है। प्रत्यारोपित किया जाता है। एक तो बात ये नोट करें आप, अभी बात करेंगे इस मामले पर क्या है ये। दूसरा है जीएम फसल। यहां जीएम का मतलब होता है जेनेटिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड
फसल, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। यह एक ट्रांसजेनिक फसल है। यह एक ट्रांसजेनेटिक फसल है। भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र, भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र गैर खाद्य जीएम फसल, तो उसका तो नाम आता बेटा बीटी कपास। बीटी कपास। और जेनेटिक फसलें कौन कौन सी हैं? अन्य फसल वैसे तो बहुत सारी हैं, मैं चर्चा वाली लिखवाऊंगा आपको। हाँ, बीटी बैंगन, बीटी बैंगन और जीएम सरसों। जीएम सरसों। पर्यावरण संतुलन का संरक्षण, पर्यावरण संतुलन का संरक्षण किन किन तरीकों से हो सकता है? तो कुछ नाम हैं, जैसे देखिए, एक नाम है हाँ वन नीति, वन नीति में सुधार करके। एक होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के द्वारा। एक होता शिक्षा नीति। एक होता है औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति। और एक हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब मैं पहले आपको बताता हूँ, ये नाम तो है अंग्रेजी का जेनेटिक इंजीनियरिंग, हिंदी में इसे कहते हैं जीन अभियांत्रिकी। इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अभियांत्रिकी। और जेनेटिक शब्द का हिंदी अर्थ होता है जीन। समझिए पहले जीन। ये कहा जाता कि जो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है वो जीन होता। ग्रेगर जॉन मेंडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? जीन। भाई अगर कलर विजन किसी में है तो उसकी भावी पीढ़ी मतलब आगे आने वाली पीढ़ी में कलर विजन होगा। ये जीन के द्वारा ही तो एक मतलब वंश से दूसरे मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहा है। कलर विजन है तो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है जीन। अगर किसी के जीन को संरक्षित कर लिया जाए तो उस जीन से उस जैसा दूसरा जीव पैदा किया जा सकता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। पहले से साधारण भाषा में समझिए, टेक्निकल नहीं। डायनासोर विलुप्त हो गए। अगर डायनासोर का जीन होता, संरक्षित जीन रखा हुआ होता, ये टेक्नोलॉजी उस ज़माने में इतनी फास्ट होती
आज डायनासोर को बनाया जा सकता था। बात समझ रहे हैं ना? अगर मेरे जीन को संरक्षित कर लिया जाए, समझिए, तो मेरे जीन से आने वाले समय में मेरे जैसे नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। शकल सूरत अलग होती है, लेकिन आनुवांशिक गुण जहां तक की बात है, भाई बात किसकी है? आनुवांशिक गुणों की है। तो जीन इंजीनियरिंग को साधारण शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? साधारण शब्दों में जीन इंजीनियरिंग को क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक गुणों के आधार पर एक पीढ़ी के गुण जो है दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं वो जीन की मदद से जाते हैं। अगर जीन ट्रांसफर कर दिया जाए तो बताइए उसी गुण का नया जीव बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता? जैसे ये कहा जाता कि किसी व्यक्ति में कलर विजन है, तो कलर विजन का कोई इलाज नहीं है, है कोई इलाज? अब कलर विजन जो बीमारी है वर्धानता की, वो आनुवांशिक है या नहीं है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी नहीं जाएगी? हम चाहें कि यार हमारी आने वाली पीढ़ी में कलर विजन ना हो, तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, समझ रहे हैं ना, इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो मेरे अंदर कलर विजन है तो वो तो रहेगा, लेकिन मेरी संतति में ना पहुंचे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उसको रोका जा सकता है। तो जब उसको रोका जा सकता है, उन गुणों को जाने से रोका जा सकता है नई पीढ़ी में, तो किसी भी पीढ़ी में ऐसे गुण पैदा करे भी तो जा सकते हैं फिर। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? देखो लिखा है मैंने कि एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक विशिष्ट जीन, कोई खास जीन है, उसको आपने चुन लिया है ना, और प्राप्तकर्ता जीव में प्रत्यारोपित कर दिया। एक जीन आपने चुना और वो दूसरे जीव में उसको डाल दिया, तो उस जीव के अंदर उस जीन के गुण आएंगे या नहीं आएंगे? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसकी मदद से वैज्ञानिकों ने क्या करा है, बहुत सारी बीमारियों पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है जीन बदलकर। ठीक है, हाँ, कि वो दूसरी पीढ़ी में ना पहुंचे। देखो जीएम फसल क्या है? जीएम फसल देखिए, हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। ये जीन इंजीनियरिंग के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफाइड है। एक फसल को मॉडिफाइड कर दिया आपने। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, यह एक ट्रांसजेनिक फसल है। ट्रांसजेनेटिक फसल का मतलब क्या हो गया? ट्रांसजेनेटिक, इस फसल के अंदर कोई ना कोई जीन ट्रांसफर करके लाया गया है। समझ में बात आ रही है? ट्रांसजेनेटिक फसल, इसका मतलब एक जीन का क्या हुआ है, हाँ, प्रत्यारोपण किया गया है, कहीं से लाकर किसी दूसरी जगह से लाकर उसमें शिफ्ट किया गया है। तो देखो यह एक ट्रांसजेनिक जेनेटिक फसल है। जीएम फसल याद रखें कैसी फसल होती है? ट्रांसजेनेटिक फसल, मतलब कैसी टेक्नोलॉजी पर है ये? जेनेटिक इंजीनियरिंग की विधि से जो फसल तैयार होती है उसे जीएम फसल कहते हैं। शॉर्टकट ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, इसमें क्या है, देखो भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र गैर खाद्य है, खाई तो नहीं जाएगी। जीएम फसल कौन सी मानी गई है? तो बीटी कपास। बीटी कपास ये उस नॉर्मल कपास से अलग है। अब इसमें क्या करा गया होगा, हाँ, ऐसे जीन प्रत्यारोपित किए गए होंगे जिससे कपास का उत्पादन बढ़ा होगा। तो वो नई प्रजाति के बीज हो गए, नई प्रजाति का पौधा कपास का हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, ऐसी कौन कौन सी और जीएम फसलें बनाई गई? बीटी बैंगन। बीटी बैंगन तो बड़ा चर्चा में रहा, सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। एक्चुअल में क्या है कि जो जेनेटिक फसलें होती हैं, जो खाद्य फसलें होती हैं, तो इन पे पहले रिसर्च होती है। रिसर्च ऐसी ये होती है, क्या ये फसल मानव के हित में है या नहीं है? ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है? अगर इसका कोई साइड इफेक्ट है तो फिर उस पर बैन लगाया जाएगा। तो पहले इसमें ये देखा जाता क्या वो सही है गलत है। ठीक है, तो ऐसे ही बनाया गया बीटी बैंगन, बहुत चर्चा में रहा। तो बीटी बैंगन कैसी फसल है बताओ? है जीएम फसल है। जीएम फसल किस तकनीक पर आधारित होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित होती है। ऐसे सवाल तो बनते हैं पेपर में। ऐसी जीएम सरसों है, ऐसी बहुत सारी फसलें जो है तैयार की गई हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित हैं। और जेनेटिक इंजीनियर आज के दौर में बहुत बड़ा एरिया बन चुका है
और इस पर तमाम जगह रिसर्च चल रही है, बीमारियों का इलाज हो रहा है, ठीक है, जो आनुवांशिक बीमारी है उनको कवर करने की कोशिश हो रही है। वो दो प्रजातियों का संकरण है, उसमें जीन का ट्रांसलेशन, जीन को मतलब ट्रांसफर नहीं करा गया है, इसमें जीन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, इसमें जीन ट्रांसफर हुआ है। अब देखो मैंने एक चीज लिखी है कि पर्यावरण संतुलन का संरक्षण किन किन तरीकों से हो सकता है। इस पर्यावरण को बैलेंस आप कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं, वन नीति बनाकर एक अच्छी फॉरेस्ट पॉलिसी बनाइए ताकि वृक्षों को काटा ना जाए, और अगर काट भी रहे हो तो उसकी एवज में उसको बढ़ाया भी जाए, भाई उसका संरक्षण करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो वन पॉलिसी से इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो सकती है, उसमें वृद्धि हो सकती है। दूसरा कह रहे हैं शिक्षा नीति, बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन जो है वही, एजुकेशन का मतलब है जो पढ़ने वाले लोग हैं, ये जो आपकी शिक्षा है वो पर्यावरण को ध्यान में रख के ही तैयार की जाए ताकि आने वाला दौर जो है वो पर्यावरण के महत्व को समझे। तीसरा कह रहे हैं कि औद्योगिक नीति, बिल्कुल सही बात है, औद्योगिक नीति भी पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी औद्योगिक नीति अपनाइए जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, है। अब बताइए जब से गैस घरों में आई है कितना धुआं कम हो गया, अब बताओ तुम, नहीं हो गया कम? तो इससे पर्यावरण को प्रोटेक्शन मिला है, नहीं मिला है? बहुत बड़े पैमाने पर मिला है। फिर कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के द्वारा, ठीक है। एक पॉइंट में इसका और लिख पाऊंगा, मैंने अभी आपको लिखवाया था कि एक शब्द मैंने बोला था जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, 2010 से इसका नाम बदल गया है। 2010 से इसको कहा गया है, देखिए, हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नया नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नया नाम, इसका नया नाम अब क्या हो गया है, तो उसको अब कह रहे हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। और ये जो नाम रखा गया है ना, ये 2010 से नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली, बहुत अच्छा है, तैयार कर लेना, एग्जामिनर यहाँ से बहुत सारे सवाल बनाता है, ठीक है।